The kiss is with you. So, as per you know that the situation is very typical. Don't first of all don't go outside from your home. If you are going outside, then try to use mask, wash your hands, keep a social distancing, use sanitizer, wear gloves, okay, and as much as possible stay home at home and stay safe, okay. So in my previous class I have discussed about the measurable properties of matter. मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. सो मेजरेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सा मेजरेबल प्रॉपर्टी के बारे में हम बात किए थे? मास के बारे में बात किए थे. मास, वॉल्यूम, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर. टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी एंड डिफ्यूजन. ओके, तो ये जो 6 क्वांटिटी होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ये जो 6 क्वांटिटी यहाँ पर लिखा है मैंने, सो इनके बारे में हमने बात किए थे. ओके, तो ये इन सब का एसआई यूनिट क्या होता है, ओके, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं. तो मास का केजी से ग्राम को कैसे कन्वर्ट करते हैं तो आप बचपन से ही जानते थे. मैं यहाँ पर वॉल्यूम को कन्वर्ट करना सिखाया आपको. 1 डेसीमीटर क्यूब को कैसे हम क्यों उसको 1 लीटर कहते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम क्यों 1 मिलीलीटर कहते हैं. ओके, तो टेम्परेचर को कैसे डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करना है. ओके, प्रेशर को कैसे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को कैसे mm ऑफ hg में कन्वर्ट करना है. ये सब चीज हमने जान चुके हैं अभी प्रीवियस क्लास से. ओके, सो in the next class today I am going to discuss about the Boyle's law. Okay, that I have discussed, that I will go through the Boyle's law. Okay, so today first of all I welcome to my third class. Okay, so in this class we are going to discuss the Boyle's law. So before going to Boyle's law I just want to say something. I want to draw your attention towards these mathematical significances or mathematical hints. जा जा जा. Okay, so mathematical hints. So Yes, you sir. know that mathematics is applicable. अटक 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 अटक. The application of mathematics is everywhere in science. Okay, the language of science is mathematics, is not it? So मैथमेटिक्स को हमको जानना, कुछ जरूरी मैथमेटिकल चीजें हैं जिनका ग्राफ हमको पता करना है. ओके, सो आज मैंने आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दे रहा हूं अभी. ओके, सो हमारा कौन कौन सा ग्राफ हमारा यूज होता है. ओके, पहले तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ. ओके, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कौन सा होता है? तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए हमको इसका इक्वेशन चाहिए. तो स्ट्रेट लाइन का बच्चों 3 इक्वेशन होता है, 3 इक्वेशन होता है. ओके, पहला वाला y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये एक इक्वेशन हो गया. ओके, तो दूसरा इक्वेशन क्या हुआ, y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. एंड द थर्ड इक्वेशन विल बी y is equal to mx. Okay, so these are the 3 equations which usually we will face in our studies. Okay, so ये जो पहला वाला इक्वेशन है y is equal to mx plus c का इक्वेशन है. ओके, सो इसको हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं. सपोज इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, y is equal to 2x plus 1. ओके, एग्जांपल ले लिया, y is equal to 2x plus 1. सो इसका ग्राफ हमको बनाना है. तो कैसे इसका ग्राफ हम बनाएंगे? सो यहाँ पर 2 वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल x है, सो दूसरा वेरिएबल कौन सा, y. यहाँ पर 2 वेरिएबल है, x एक वेरिएबल एंड y Yes, sir. is another He is a variable. very. And you can see that y, the value of y always dependent on x. यहाँ पर x का वैल्यू, the change of the value of y is always according to the change in the value of x. ओके, सो यहाँ पर मैंने x लिख लिया, यहाँ पर मैंने y लिख लिया. ओके, तो x का वैल्यू अगर 0 होता है, तो x का वैल्यू 0 होता है when x is equal to 0, y will be equal to
2 into 0 plus 1 that means 1. So y का वैल्यू कितना आया यहाँ पर 1 या नहीं? 1. Yes, sir. समझ में आ रहा है बात? तो वैसे ही अगर x का Yes, वैल्यू sir. मैंने यहाँ पर थोड़ा इरेज कर लेता हूँ इसको, y is equal to 2x plus 1. ओके, तो अगर x का वैल्यू यहाँ पर 1 ले लिया तो y का वैल्यू कितना आएगा 2 into 1 plus 1 that means 2 plus 1 is equal to 3. so y का अगर x का वैल्यू 1 ले लिया तो y का वैल्यू आ जाएगा 3. उसी तरह अगर x का वैल्यू यहाँ पर 2 ले लिया तो y का वैल्यू कितना आएगा 5. 2. वेरी गुड, प्लस 1 दैट इज 5. सो y का वैल्यू अगर यहाँ पर 2 लिख लिया तो y का वैल्यू आ जाएगा 5. ओके, सो इसको मैं लेकर एक ग्राफ बनाना है हमको, एक ग्राफ बनाना है. तो यहाँ पर एक ग्राफ, इसको इरेज करता हूँ, यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूँ. ओके, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा ग्राफ. ओके, सो Yes, sir. देखिए, आपको मालूम है ये कौन सा एक्सिस होता है? ये वाला x का एक्सिस होता है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो इसको हम कहते हैं ओरिजिन, 0 0 ओरिजिन. ओके, x का पॉइंट भी यहाँ पर 0 है, y का पॉइंट भी 0. सो ये 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज 1 2 3 4 5. ओके, सपोज, सो नाउ आई हैव टू प्लॉट द plots. ओके, आई हैव टू डू द प्लॉट्स. सो जब x का वैल्यू 0 था, x का वैल्यू 0 था, y का वैल्यू कितना था 1. सो एक 1 पॉइंट आएगा मेरा 0 और 1. सो दैट मीन्स यहाँ पर, ओके, यहाँ पर नहीं, सॉरी, ओके. सो पहला वैल्यू कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर. ओके, सो मम्मी की एक्चुअली दूसरा मम्मी वैल्यू कहाँ पर आ जाएगा? 1 का, x का वैल्यू जब 1 होगा तो y का वैल्यू कितना आएगा 3. सो 1 पे 3, सो 1 3 1 3, दिस इज 1 1 2 3. सो पॉइंट आएगा यहाँ पर, सेकंड पॉइंट. तो तीसरा वाला पॉइंट क्या होगा 2 and 5. x एक्सिस में 2 चला गया, वो एक्सिस में 1 2 3 4 5 यहाँ पर है या नहीं? सो अगर ये लाइन को मैंने कनेक्ट कर ली यहाँ पे, ये लाइन को मैंने क्या करना है? कनेक्ट करना है. ओके, सो कनेक्ट करना है इसको, तो करूँ कनेक्ट. तो कनेक्ट करने से क्या आ जाएगा? सो देखो, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है या नहीं? इसको हम पीछे की तरफ खींचेगा तो ऐसे आएगा, ऊपर की तरफ खींचेगा तो ऐसे जाएगा, है या नहीं? सो ये कौन सा, ये एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं? ओके, सो दिस इज a straight line. So just think about it. इस पर्सन के बारे में हमको सोचना है. ओके, ये वाला जो पर्सन है यहाँ पर, सो इसका डिस्टेंस कितना होगा? 1 होगा या नहीं? सो 1 कौन सा वैल्यू होता है यहाँ पर? इक्वेशन क्या लिया था? y is equal to 2x plus 1, इज नॉट इट? तो x का वैल्यू कितना आया? तो जब ये जो 1 होता है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट. क्या कहते हैं इसको हम? इंटरसेप्ट. क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट. सो इंटरसेप्ट किसको कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इंटरसेप्ट? सो इसका डेफिनेशन पूछूं तो आपको क्या कहना है? सो इंटरसेप्ट इज द पॉइंट, ओके, ऑन y एक्सिस where the straight line cuts y axis. ओके, सो ये जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे पास करेगा y एक्सिस को, किस पॉइंट में कट कर रहा है? ओके, कौन सा पॉइंट होता है वो जिसमें एक जो स्ट्रेट लाइन होता है y एक्सिस को कट कर रहा है? ओके, वही पॉइंट को हम, उसी पॉइंट को हम कहेंगे इंटरसेप्ट. ओके, आपको मालूम है आ गया? सो यहाँ पर जो c का वैल्यू लिखा है, c, यहाँ पर जो c है, यहाँ पर तो c नहीं है. ओके, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट, c क्या होता है? यहाँ पर c होता है हमारा इंटरसेप्ट. ओके, आए बात समझ में? c क्या होता है? c को हम क्या कहेंगे? इंटरसेप्ट कहेंगे. समझ में आ रहा है? तो मैं आगे बढ़ूं, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए. और एक बार बता और एक बार बोलूं? Yes, सुनाई yes, दे रहा sir. है? हाँ ठीक है.
सो देखो, सर और एक बार समझा दीजिए सर। ओके ठीक है। सो सपोज अगर ये ग्राफ फिर से कर रहा हूँ, थोड़ा ग्राफ में थोड़ा ये हो गया, अगर ठीक है फिर से बता रहा हूँ ग्राफ को। तो सपोज ये हमारा 0 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6। ओके, ये एक्स एक्सिस में, ये है हमारा वाई एक्सिस में। सो ये वाला पॉइंट जब एक्स का वैल्यू 0 था तो वाई का वैल्यू कितना था 1, तो एक्स 0 मतलब वाई था 1, तो फर्स्ट पॉइंट मेरा आया यहाँ पर। ओके, तो एक्स में जाऊं एक की तरफ, तो एक्स में चला गया 1, वाई में कितना जाना है अभी 3, सॉरी, जब x का वैल्यू 1 था y का वैल्यू 3 था, सो 1 2 3, सो ये पॉइंट हमारा एक्टिव हो गया। तो अगेन x में 2 चला जाऊं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, 1 2 3 4 5, सो दिस इज ओके। अगर इसको मैंने जॉइन कर लिया तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है या नहीं? यस तो सर। ये जो ड्राइंग हो रहा है Yes, यहाँ sir. पर, ये एक स्ट्रेट लाइन ही है ना। ओके, इसको हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन। ओके, ये जो स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कौन सा पॉइंट में कट कर रहा है? सी ये वाला पॉइंट है। इज दिस द पॉइंट, इज दिस द पॉइंट वेयर द स्ट्रेट लाइन कट्स द वाई एक्सिस, इज नॉट इट? सो इसका जो डिस्टेंस होता है अभी यहाँ पर 0 से यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है, इसको हम कहेंगे इंटरसेप्ट। ओके, अभी समझ में आ गया? इसको हम कहते Yes, sir. हैं इंटरसेप्ट। सो इक्वेशन चाहे जो भी Intercept. हो, इक्वेशन चाहे जो भी हो, अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या माइनस एम एक्स प्लस सी, तो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसको छोड़ने के बाद जो भी क्वांटिटी हमारा यहाँ पर बच जाएगा, इसको हम कहेंगे इंटरसेप्ट। ओके, सो ऑलवेज c इज द इंटरसेप्ट। ओके, इन एवरी इक्वेशन c इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट। ओके, बात समझ में आ रहा है? यस सर। ओके ठीक है, सो इसको इरेज कर दूं? Yes, sir. ओके, सो यहाँ पर मैं फिर से लिख लिया। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ क्या होगा? तो जनरल ग्राफ क्या होगा? इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ हमेशा इस तरह ही आएगा। ये जो वाला है इसको हम कहेंगे इंटरसेप्ट, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट। ओके, तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। ओके, सो अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, ये m क्या है? ओके, सो m बच्चों, m को कहते हैं हम स्लोप। कौन क्या कहते हैं m को? स्लोप कहते हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन के साथ ये पैरेलल होता ना एक्स एक्सिस को, ये वाला लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है या नहीं? तो एक्स एक्सिस में what is the angle made by the positive direction of x axis? So theta is the angle made by the positive direction of x axis. ओके, तो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल होता है हम उसको थीटा कहते हैं। और ये थीटा का tan वैल्यू, सो tan थीटा, इसको हम कहते हैं स्लोप। ओके, तो स्लोप का मतलब यह होता है, हमारा घर में बाइक को उठाने के लिए एक स्लोप होता है ना, तो इसको हम स्लोप कहते हैं। ओके, इसको हम स्लोप कहते हैं। इसको हम पॉजिटिव स्लोप कहेंगे, अगर ये नीचे जा रहा है तो इसको नेगेटिव स्लोप कहेंगे। ओके, अगर इंटरसेप्ट ग्राफ ऊपर जा रहा है तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव स्लोप। तो स्लोप कितना सारा स्लोप हमारे पास है? तो स्लोप दो तरीके होते हैं। तो पहला वाला पॉजिटिव स्लोप होता है, सो दूसरा वाला नेगेटिव स्लोप होता है। ओके, तो पॉजिटिव, तो ये इन दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। ओके, सो जस्ट इमेजिन, सो इसको ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर स्लोप क्या है? m का वैल्यू पॉजिटिव है। ओके, हियर स्लोप इज पॉजिटिव। तो अगर स्लोप पॉजिटिव हुआ तो ये ग्राफ ऐसे ही आएगा। अगर स्लोप नेगेटिव हो गया, तो अगर स्लोप किसी कारणवश अगर स्लोप नेगेटिव हो गया, तो y इज इक्वल टू अगर माइनस एम एक्स प्लस सी हो गया, तो यहाँ पर स्लोप क्या आया था? पहले वाले में स्लोप आया था प्लस m, तो m पॉजिटिव है, तो यहाँ पर स्लोप कितना आएगा? यार स्लोप इज नेगेटिव, तो माइनस m, हाँ या नहीं? तो स्लोप
नेगेटिव में है, x तो वेरिएबल है, x के साथ माइनस m मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्लोप है हमारा नेगेटिव। तो अगर स्लोप नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, तो स्ट्रेट, अगर ये पहला पॉइंट इंटरसेप्ट है, अगर ये डिस्टेंस है हमारा इंटरसेप्ट, ओके, तो पॉजिटिव में स्लोप ऊपर जा रहा था, तो नेगेटिव में क्या होगा, स्लोप हमेशा, ये स्ट्रेट लाइन हमेशा नीचे की तरफ आएगा। ओके, तो ये वाला इक्वेशन किसका होता है, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट है c एंड स्लोप, यहाँ पर स्लोप कितना आएगा, स्लोप आएगा माइनस m। बात समझ में आ गया? यस सर। क्या ये ग्राफ sir. आपको समझ में आया या नहीं? यस सर, समझ में आया। वेरी गुड। सो क्या मैं इसको इरेज कर दूं? यस सर। ओके, सो क्या एक सवाल आपको पूछ रहा हूं यहां पर, अगर क्या होगा y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ होगा, तो यहां पर इंटरसेप्ट कितना आएगा? 0 ओरिजिन से होगा। यस, y इक्वल टू एम एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 0, इज नॉट इट? सो हियर c इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां पर c0 का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट 0, इंटरसेप्ट 0। तो इक्वेशन कितना आएगा, m तो पॉजिटिव, m तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो 0 का मतलब ये वाला, यहीं पे है 0। सो ग्राफ कौन सा ग्राफ आएगा, सो ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन, तो ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, बात समझ में आ गया या नहीं? सो अगर ये y एक्सिस होला और ये x एक्सिस हो गया, सो कितना हुआ, सो स्लोप क्या होगा यहाँ पर, तो स्लोप होगा हमारा m एंड इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू 0। ओके, क्या ये बात आपको समझ में आ गया? କିଛି କରିନି ଆଜି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସଟା କରୁଛି। ओके, सो यहाँ पर एक सवाल आपको पूछ रहा हूँ। भाई ओके, गजब बेइज्जती पूरा मते लागिला। भाब प्लीज म्यूट योरसेल्फ स्टूडेंट्स। ओके, सो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ कौन सा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव है जो अपर वन जो फर्स्ट वन पॉजिटिव। ए बी सी डी, इसमें आपको चूज करना है कौन सा ग्राफ होगा, ए ए वाला। ओके, अगर यहाँ पर मैं -2 लिख लूं, सी वाला आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैं सी को निकाल दूं, डी ऑप्शन डी का ग्राफ आएगा। सो इसमें क्या करूं जब इसका वैल्यू बी का कर्व आएगा, तो आपको ए के बारे में मालूम हो गया, सी के बारे में मालूम हो गया, डी के बारे में मालूम हो गया, तो ये वाला जो y इज इक्वल टू y एक जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये कौन, व्हाट इज द कंडीशन दैट दिस स्ट्रेट लाइन अराइजेस, x0 होगा, x का वैल्यू भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं लिख लूं y इज इक्वल टू 2, दैट इज ए कांस्टेंट, सो y इज कांस्टेंट। ओके, सो अगर y का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना भी मैं ले लूं, y का वैल्यू वैसा ही आएगा। ओके, अगर y इज इक्वल टू 2, सो 2 टू द पावर x, x का वैल्यू 2 x टू द पावर 0, 2 into x टू द पावर 0, सो x के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। ओके, तो x का वैल्यू जो भी हो, मुझको नहीं, ये कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, x का वैल्यू जो भी हो जाए, ओके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो y का वैल्यू, x का वैल्यू 0 जब था, y का वैल्यू भी 2 था, x का वैल्यू 1 हो गया तो y का वैल्यू भी 1 हो गया, x का वैल्यू 10 हो गया, y का वैल्यू भी वही 2 था, y का वैल्यू कुछ भी चेंज ही नहीं होगा। ओके, सो व्हेन द y will be equal to the constant, then this type of graph always originates। बात समझ में आ गया? ग्राफ को अच्छे से समझ लिया या नहीं? यस सर। यस सो अभी चलो लॉगरिथम का कुछ फंक्शन पढ़ते हैं। लॉगरिथम का कुछ फंक्शन, ओके, ये हमारा काम आएगा लॉगरिथम का फंक्शन। यहाँ पर मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताऊंगा, आपको ये याद रखना है। ओके, सो लॉग ए
इंटू बी, लॉग ए बी, इसका वैल्यू हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी। ओके, सो लॉग यस ए सर। बाई बी, इसका फॉर्मूला आ जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। सो लॉग ए टू द पावर बी, इसका वैल्यू आ जाएगा बी इंटू लॉग ए। ओके, तो यहाँ पर बच्चों अगर यहाँ पर लॉग लिखा हुआ है कुछ नहीं है, तो आपको मालूम करना है कि यहाँ पर बेस जो होता है इसको 10 ले लेते हैं। ओके, कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर 10 है। ओके, अगर आपको लिखा है ऐसे ln x, सो ln x का मतलब क्या होता है, log x टू द बेस e। ओके, ई एक एक्सपोनेंशियल का फैक्टर होता है, ये आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है आपको। ओके, मैथमेटिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे, तो अभी इसको याद रखना है। ओके, तो लॉन एक्स को अगर log 10 में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखो बच्चों, ln x विल बी इक्वल टू 2.303 log x। यहाँ पर बेस कितना आएगा, कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर बेस कितना आ जाएगा 10। ओके, मालूम है क्या, ये समझ में आया आपको, क्या ये बात समझ में आ गया? यस सर। ओके, सो ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला को हमको याद रखना है। ओके, और बाद में इसका एप्लीकेशन भी हम दिखेंगे कैसे ये फॉर्मूला को हम यूज करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर बॉयल्स लॉ। सो पहले से मैं आपको बोला था कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ये चारों पैरामीटर हमारे पास हैं। ओके, सो दीज आर द स्टैंडर्ड पैरामीटर्स। सो नंबर ऑफ मोल के इन सब के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है यार, वॉल्यूम होता है, हमको इन दो जो बॉयल्स जो साइंटिस्ट थे, प्रेशर यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लिया और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट ले लिया। दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक फिक्स्ड गैस, फिक्स्ड मास ऑफ गैस उन्होंने कैद कर लिया। ओके, सो एक सिलेंडर में एक पर्टिकुलर मास का गैस को हम, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस वाज एनक्लोज्ड इन ए पर्टिकुलर सिलेंडर। ओके, एंड of that cylinder the temperature remains constant। उस सिलेंडर का क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखना है। ओके, सो जब भी ये होता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रहते हुए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कुछ छेड़खानी हो किए थे, किसने, रॉबर्ट बॉयल ने। ओके, सो जब प्रेशर को क्या देखा, जब प्रेशर को उन्होंने बढ़ा लिया, तो उन्होंने मार किया कि वॉल्यूम थोड़ा घट रहा है। अगर जब भी वो प्रेशर को थोड़ा डिक्रीज किए, तो उन्होंने मार्क किया कि वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस द वॉल्यूम डिक्रीजेस, व्हेन द प्रेशर डिक्रीजेस द वॉल्यूम इंक्रीजेस। ओके, ये कैसे हो रहा है, अभी हमें ये जो एनिमेशन में आपको दिखाने वाला हूँ, उस एनिमेशन से हम दिखेंगे। ओके, आप प्रैक्टिकली फील कर पाएंगे। ओके, सो जस्ट लुक एट द एनिमेशंस। सो यहाँ पर देखो एक सिलेंडर है यहाँ पर, हाँ या नहीं, तो ये वाला एक पिस्टन लगा हुआ है, तो पिस्टन के ऊपर एक ही वेट है, यहाँ पर सिर्फ एक वेट है। सो दैट मीन्स इट इज ए फोर्स एक्टिंग फॉर एरिया, दैट मीन्स इट इज ए पर्टिकुलर प्रेशर। सो इसका प्रेशर सपोज P1 हुआ, एंड सपोज ये दैट मीन्स यू नो दैट गैस का कोई डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं होता, गैस का कोई भी डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं होता। सो गैस का वॉल्यूम क्या होता है, सो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। सो कंटेनर का वॉल्यूम जो भी होगा, गैस का वॉल्यूम उतना ही आएगा। ओके, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या हुआ, प्रेशर अप्लाई करने का मतलब यहाँ पर थोड़ा वेट ज्यादा कर ले, 1 2 दोनों वेट ऐड कर लिया यहाँ पर। तो दोनों वेट ऐड कर लिया, तो पिस्टन नीचे की तरफ आ जाएगा या नहीं, अरे हाँ या नहीं। अगर अगर किसी सब्सटेंस के ऊपर आपने प्रेशर डाल दी, तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे, बताओ, ऊपर जाएगा या नीचे, कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो अगर नीचे की तरफ आया, तो वॉल्यूम का कंडीशन क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम क्या बढ़ेगा या कमेगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम का वैल्यू कम हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो फिर से यहाँ पर प्रेशर का अप्लाई करो, तो क्या होगा, थोड़ा पिस्टन यहाँ पर प्रेशर थोड़ा और ज्यादा अप्लाई कर लिया, तो देखो वॉल्यूम और थोड़ा डिक्रीज हो गया। सो यहाँ पर हमको क्या सीखने को मिला,
कि Increase जब भी pressure. द वी इंक्रीज व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर द वॉल्यूम ऑलवेज डिक्रीजेस। जब भी मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं तो वॉल्यूम का वैल्यू डिक्रीज होता जा रहा है। ओके सो यहां पर वॉल्यूम था सपोज V1, यहां पर वॉल्यूम कितना आया, सपोज इसका वॉल्यूम है V2, यहां पर वॉल्यूम कितना आएगा, सपोज इसका वॉल्यूम है V3, यहां पर प्रेशर आ गया P2, यहां पर सपोज प्रेशर आ गया P3। तो मैंने इसको यहां पर ये जो तीनों चीज है P1 P2 P3, सो यहां पर V1 V2 V3 इसको मैंने लिख लिया यहां पर। ओके ओके सो आपको बोलना है कौन सा वैल्यू ज्यादा होता है, P1 ज्यादा होगा या P3? P3. P3। उसके बाद P2, सबसे कम कितना आएगा P1, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम P1. कहां पर होगा V1 V1. V1 और सबसे कम V3। तो यहाँ पर प्रेशर V3. इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो रिवर्स में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तब रिवर्स में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, हाँ या नहीं? तो क्या मैं Yes, sir. क्या आप ये ग्राफ ये जो मैंने यहाँ पर लिखा जो एनिमेशन आपको दिखाया, क्या ये आपको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अगर ये बात आपको समझ में आ रहा है तो क्या मैं आपको ये बात बोल सकता हूं कि यहाँ पर जब भी प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, किस कंडीशन पर? जब टेम्परेचर होता है कांस्टेंट, है या नहीं? जब टेम्परेचर होता है कांस्टेंट, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लो तो प्रेशर और वॉल्यूम में हम क्या कहेंगे, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दैट मींस P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और यू कैन से दैट V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। कुछ भी कहो, कुछ भी गलत नहीं होगा। ओके बात समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। ओके सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? सो यहां पर क्या लिख सकता हूं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और this situation happens only at the constant temperature, is not it? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, V is inversely proportional to P, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ओके is this all correct? Sir, what is the role of, sir? We should take the temperature as constant, sir. क्या क्या? Sir, why the temperature is taken as constant, sir? This is an practical concept. Okay so whenever Boyle the Robert Boyle examined this, he kept the temperature constant at the this is a law. Okay we have to remember the consequences, that is when the temperature is constant, this situation only happens when the temperature remains constant, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी में चेंज कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके तो जो काइनेटिक एनर्जी था वही काइनेटिक एनर्जी रहेगा, दैट मींस द गैस मॉलिक्यूल इनसाइड देयर इंटरेक्शन डज नॉट अफेक्ट द प्रेशर और द वॉल्यूम। ओके टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा या कमेगा। ओके तो यहाँ पर क्या होगा, सो काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज आ जाएगा। तो कैसे काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है और कैसे चेंज आएगा इसको हम बाद में पढ़ेंगे हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में। यहाँ पर कुछ आफ्टर सम क्लासेस वी विल डिस्कस द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ओके सो इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वी विल डिटेलली डिस्कस अबाउट इट। ओके कैसे टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट वहां पर था, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता तो क्या हो जाता। ओके सो अभी काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको ज्यादा मालूम नहीं है ना, सो जब वहां पर पढ़ेंगे तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तभी मालूम पड़ जाएगा। ओके Sir, doubt. यस यस Sir, this Boyle's law is applicable for only for gases or it is applicable for liquid also? it is only for gases. We are studying about the gaseous state only. Okay it is only for gas, not applicable for solid liquid, it is only for gas. And with the laws we are studying, Boyle's law, Charles law, Avogadro's law, they all are the gas laws. Okay they only applicable for gas. Okay Yes, sir. okay any Yes, doubts sir. or should I proceed? Okay so ठीक है, so this is he is the scientist Robert Boyle. Okay according to him, तो ये वाला जो स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट क्या आएगा? ओके क्या हम ये इसको इस तरह लिख सकते हैं कि देखो वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, हाँ या नहीं? हमको स्टेटमेंट को रट्टा नहीं मानना, तो हमको ये मालूम करना है इसको हम कैसे समझेंगे। टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया एंड नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड हो गया,
दैट मीन्स मास, तो गैस का मास भी फिक्स्ड हो गया, दैट इज फिक्स्ड मास ऑफ गैस. ओके, सो we can state the law as at constant temperature. So at constant temperature, the volume of a given mass or fixed mass of a gas is inversely proportional to pressure, or the pressure of a fixed mass of a gas is inversely proportional to volume. बात समझ में आ गया है या नहीं? Yes, sir. ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे? सो फॉर ए गिवन मास, फॉर ए गिवन मास, गिवन मास का मतलब मास ऑफ द गैस इज फिक्स्ड, दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स इज कांस्टेंट. ओके, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, और क्या कंडीशन है? टेम्परेचर भी कांस्टेंट आ जाएगा. द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. सो वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप आ जाएगा. जब दैट मींस एट टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करूं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. ओके, सो इसको मैथमेटिकल टर्म भी हम देख लेते हैं. ओके, सो थोड़ा मैं पहले आपको दिखा लेता हूं, उसके बाद हम एनिमेशन में दिखेंगे. ओके, सो वी नो दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इज नॉट इट? सो दैट मींस वॉल्यूम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू 1/p. Here this constant is known as proportionality constant. क्या कहते हैं उसको हम? प्रोपोर्शन का कांस्टेंट होता है. जब भी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर मैंने इक्वल का साइन लाता हूं तो यहाँ पर k एक कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा हमेशा. ओके, सो हियर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. ओके, क्या ये बात आपको समझ में आ गया? यस सर. ओके, सो दैट मींस यहाँ पर p डिवाइड हुआ है तो इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सो P इंटू V हो जाएगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हाँ या नहीं? ओके, तो P इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. क्या इतना बात आपको समझ में आ गया? यस सर. ओके, तो इसको हम रिपीट करते हैं. ओके, अच्छे तरह से फिर से समझ लेते हैं इसको. ओके, सो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो जो भी हो मुझको नहीं फर्क नहीं पड़ता. ओके, वॉल्यूम, सपोज वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर इज इक्वल टू K इंटू V. तो यहाँ पर P इज इक्वल टू K, P प्रोपोर्शनल टू 1/V. ओके, सो P विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू 1/V, दैट मींस K/V. ओके, सो हियर व्हाट हैपेंड? P इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट, हाँ या नहीं? या आया या नहीं? ओके, सो अगर P इंटू V कांस्टेंट आ गया, सपोज यहाँ पर मैंने P1 का वैल्यू ले लिया, यहाँ पर P2 का वैल्यू ले लिया, यहाँ पर P3 का वैल्यू ले लिया, तो यहाँ पर V1 का वैल्यू ले लिया, V2 का वैल्यू ले लिया, V3 का वैल्यू ले लिया. ओके, तो यहाँ पर P1 V1 निकाल लूंगा, यहाँ पर P2 V2 निकालूंगा, यहाँ पर P3 V3 निकाल लेना है मुझे. ओके, सो सपोज P1 था 100 और V1 भी था 100, सो ये कितना आएगा? 100 इंटू 100, है या नहीं? कितना आ जाएगा? P1 V1, हाँ या नहीं यार? तो P1 अगर 2 टाइम इंक्रीज हो गए तो P1 हो गया 200 और V1 डिवाइड हो गया 2 में, तो कितना आएगा? 50. तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 200 इंटू 50 इज इक्वल टू इतना आएगा या नहीं? ओके, तो अगर ये वैल्यू, अगर P का वैल्यू रिड्यूस हो गया हाफ, तो ये वैल्यू डबल हो जाएगा, तो कितना आएगा? 50 इंटू 200, वही. तो यहाँ से हमको क्या सीख मिला? तो इसको हम इससे हम क्या सीख मिला? सो व्हेन PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो व्हेन PV इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या है? अगर P1 V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2 इज इक्वल टू P3 इंटू V3, हाँ या नहीं? सो हियर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3. सो यहाँ पर जो कांस्टेंट आया था K1, यहाँ पर जो कांस्टेंट आया था K2, यहाँ पर जो कांस्टेंट आया था K3, वो तीनों भी सेम होगा. K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K3. वी नो दैट P1 V1 इज इक्वल टू K1, P2 V2 इज इक्वल टू K2, P3 V3 इज इक्वल टू K3. सो यहाँ पर K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K3, हाँ या नहीं? यस सर. ओके, क्या ये बात आपको समझ में आ गया? यस सर. ओके, सो अच्छी तरह से समझ लेते हैं. सो P1 V1 इज इक्वल टू K1, P2 V2 इज इक्वल टू K2, हाँ या नहीं? तो यहाँ पर K, यहाँ पर इसका K सेम होगा, तो यहाँ पर P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2. ओके, सो अगेन PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो P1 इज इक्वल टू, इसको हम अच्छी तरह से फिर से समझ लेते हैं. P1 इज इक्वल टू 1/V1,
सो P1 इंटू V1 इतना कितना आएगा, K1 का वैल्यू आ जाएगा। तो वैसे ही P2 इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V2, सो P2 इज इंटू V2 विल बी इक्वल टू K2। ये पहला वाला इक्वेशन ये था दूसरा वाला P2 V2 इज इक्वल टू K2। तो तीसरा वाला इक्वेशन आएगा P3 इज प्रोपोर्शनल टू V3, सो दैट P3 इंटू V3 इज इक्वल टू K3। ये आ जाएगा, हाँ या नहीं, आ जाएगा। सो वी कैन से दैट K1 K2 K3 दे ऑल आर सेम, हाँ ना नहीं। सो P1 V1 K1 इज इक्वल टू हियर K1 K2 K3, ये जो तीनों चीज यहाँ पर लिखा है, ओके, ये सब समान सेम हो जाएगा, ओके, सबके सम सेम हो जाएंगे। सो K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K3, सो इसको हम लिखेंगे K। सो इसीलिए हम क्या कहते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? सो PV इज इक्वल टू K का मतलब क्या हो गया, P1 V1 P2 V2 into P2 is equal to P3 V3, okay, so P1 V1 is equal to P2 V2 which is also equal to P3 V3। अगर यहाँ पर n तक मैं वैल्यू निकाल लूं, जो भी वैल्यू ले लूं, ओके, वही वैल्यू सेम आ जाएगा, k के बराबर आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गया या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसको इरेज करता हूं। सो चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो पहले वाला ग्राफ, तो सपोज यहाँ पर P ले लिया, यहाँ पर V ले लिया, तो P और V के बीच में क्या ग्राफ आएगा, इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं। तो यहाँ पर वी नो दैट P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू 1 बाई V, हाँ या नहीं। सो यहाँ पर P का वैल्यू जब ज्यादा होता है, V का वैल्यू हमेशा कम होता है। तो P का वैल्यू अगर कम हुआ तो V का वैल्यू ज्यादा होगा। तो सपोज मैंने P का वैल्यू यहाँ पर ले लिया, तो पहला ग्राफ P का वैल्यू यहाँ पर मैंने ले लिया, ओके, यहाँ पर मैंने P का वैल्यू ले लिया। तो जब P का वैल्यू ज्यादा था, तो प्रेशर वाज हाई, देन द वॉल्यूम वाज वेरी लो। तो अगर P का वैल्यू ज्यादा होगा तो वॉल्यूम तो कम आएगा ना, अरे हाँ या नहीं। तो यहाँ पर हाँ, जो सर। ये इनका बीच में जो प्लॉट आएगा, क्या वो प्लॉट यहाँ पर आएगा? क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो इन दोनों के बीच में जो Yes, प्लॉट आएगा, पहला वाला प्लॉट, क्या वो इधर आएगा? अरे हाँ या नहीं। तो इधर पहला वाला प्लॉट आ गया। तो सेकंड प्लॉट, प्रेशर को थोड़ा डिक्रीज किया मैंने, तो पहले वाला प्रेशर यहाँ पर था, तो एट अ फर्स्ट वन, ओके, सो दिस वन इज द सेकंड। तो यहाँ पर प्रेशर यहाँ पर आ रहा है, ओके, तो प्रेशर को थोड़ा डिक्रीज किया। तो प्रेशर को थोड़ा डिक्रीज करूं तो वॉल्यूम, पहला वाला वॉल्यूम यहाँ पर था, ओके, हाँ ना नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो सेकंड sir. केस में वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर को थोड़ा डिक्रीज किया तो वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, ओके। सो अगर वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज हो रहा है तो उनका ग्राफ क्या यहाँ पर आएगा, उनका प्लॉट क्या यहाँ पर आएगा? क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो वैसे Yes, ही sir. प्रेशर को थोड़ा और डिक्रीज कर लिया तो वॉल्यूम भी थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा, अरे हाँ या नहीं। प्रेशर थोड़ा और डिक्रीज हो गया तो वॉल्यूम थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर वॉल्यूम थोड़ा और इंक्रीज हो गया तो क्या प्लॉट यहाँ पर आ जाएगा? तो वैसे ही प्रेशर को थोड़ा और डिक्रीज करूं, प्रेशर को थोड़ा और डिक्रीज करूं तो वॉल्यूम थोड़ा और इंक्रीज होगा। प्रेशर को और थोड़ा डिक्रीज करूं तो वॉल्यूम और थोड़ा इंक्रीज होगा। तो ऐसे ही ग्राफ चलता जाएगा, ओके, तो ऐसे ही ग्राफ चलता जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इन्फिनिट में, यहाँ पर ये पर इन्फिनिट में चला जाएगा, तो यहाँ पर भी इन्फिनिट में आ जाएगा, ओके। सो दैट मीन्स वॉल्यूम कभी भी यहाँ पर जीरो नहीं हो सकता, ओके। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम यहाँ पर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो गैस का वॉल्यूम कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, ओके। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? तो ये yes, जो sir. सो दिस हैपेंस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर हुआ करता था। तो सपोज इसको मैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड में लिया था, अगर मैं 30 डिग्री में लिया होता तो क्या होगा? तो 30 डिग्री में लिया होता तो ग्राफ थोड़ा ऊपर में आ जाता, ओके। अगर यहाँ पर जो ग्राफ आएगा इसका, इस ग्राफ पे ऊपर जो आएगा वो हाई टेम्परेचर का होगा, इस ग्राफ से नीचे जो आएगा वो लो टेम्परेचर में होगा, ओके। सो हाई टेम्परेचर का ग्राफ ये, ओके। तो अगर ये इसमें जो नीचे की तरफ जो ग्राफ आएगा यहाँ पर, ये हमारा लो टेम्परेचर का ग्राफ है, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पर यहाँ पर इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2, इसका टेम्परेचर T3, ओके। सो आपको क्वेश्चन कैसे आता है जेईई मेन में, तो थोड़ा समझो जेईई मेन में क्वेश्चन कैसे आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक आया था T1, T2, T3, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन T1 एंड T2 एंड T3। पहला, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। दूसरा, T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3। तीसरा,
T1 is less than T2 is less than T3. चौथा, T1 greater than T2 which is less than T3. Option 1. ऑप्शन 1, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसका टेम्परेचर कम होता है। सो बीच का टेम्परेचर तो पहले T1 उसके बाद T2 उसके बाद T3। तो अगर ये ग्राफ आपको मालूम नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से नहीं होगा। बहुत बच्चे यहाँ पर माइनस मार्किंग में आए थे। ओके, बहुत बच्चे ये ग्राफ को नहीं सॉल्व कर पाते। ओके, तो क्या ये बात आपको समझ में आ गया? बहुत इजी से मैंने आपको बताया था। इसको हमको रटना नहीं है, तो आपको ये मालूम करना है कि कौन सा ग्राफ बीच में आ रहा है। जो ग्राफ बीच में आया है उससे ऊपर जो ग्राफ आएगा, उस ऊपर की तरफ जो ग्राफ आता है उसको हम कहेंगे हाई टेम्परेचर का ग्राफ। उसके नीचे की तरफ जो ग्राफ आएगा उसको हम कहेंगे लो टेम्परेचर का ग्राफ। का ये बात आपको समझ में आ गया? बिल्कुल Yes, sir. ओके। सो ये जो ग्राफ होता है इसको हम कहते हैं आइसोथर्म। तो क्या कहते हैं? आइसोथर्म। तो आइसोथर्म क्यों कहते हैं? तो आइसोथर्म का मतलब क्या है? आइसो का मतलब है सेम, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, है या नहीं? तो आइसो का मतलब है सेम, यहाँ पर थर्म का मतलब है टेम्परेचर। तो यहाँ पर टेम्परेचर का कांस्टेंट हो रहा है। तो आज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो द ग्राफ्स, all the graphs that we will draw in the Boyle's law is all are isotherms. ओके, तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, कैसे एक ट्रिक वाला क्वेश्चन आएगा आपके सामने। ओके, तो अभी तो ये आपको मालूम रखना है कि इसको हम आइसोथर्म्स कहते हैं। ओके, आइसोथर्म का मतलब आइसो मींस सेम, आइसो का मतलब सेम होता है एंड थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। जब ये ग्राफ सेम कांस्टेंट टेम्परेचर में होगा, जो भी ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर में ड्रा किया जाएगा उसको हम आइसोथर्म ही कहेंगे। ओके, क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, तो sir. चलो चलते हैं। अभी sir. अभी मुझको कुछ भी नहीं बताना, आपको बताना है कि P वर्सेस 1/b का ग्राफ कैसे होगा। सो P इज इक्वल टू सम इनटू 1/b। तो इसका ग्राफ कैसे होगा मुझको नहीं बताना, आपको ही बताना है। ये ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा। तो सपोज ये आंसर है, ये A, ये B, ये C एंड ये D। इन चारों में से कौन सा होगा आंसर? आपको B. बताना है, मुझको नहीं बताना, आपको बताना है, क्योंकि आपको B मालूम होगा। है पहले से डी होगा। डी ही होगा। क्या आप सही है? डी होगा। Yes, sir. Sir, D, B. sir. आर यू कन्फर्म? सर पीवी Yes, sir. कौन Sir, A. होगा? ए, D. अच्छा, Sir, कितने कौन कह रहे हैं आंसर डी होगा? आंसर ए होगा कौन कहते हैं? आंसर डी होगा कौन कहते हैं? Sir, answer D होगा। डी ही होगा आंसर। ओके, ये ही सही आंसर होता है। देखो क्यों होता है ऐसे। तो हमको ये वाला पहले तो हमको ये मालूम करना है कि ये किसका ग्राफ है। अगर P को मैंने y एक्सिस में लिया था P, तो ये हो गया y। तो x एक्सिस में क्या लिया है मैंने? 1/v। तो 1/v हो गया x। तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है? k, सो दैट इज m। तो c का वैल्यू तो यहाँ पर 0 है या नहीं? तो इट इज ए इंटरसेप्ट पासिंग y इज इक्वल टू mx का ग्राफ हो गया। तो y इज इक्वल टू mx का ग्राफ ऐसे ही आएगा ना। तो इसको हम चलो समझ ही लेते हैं कैसे हो गए। तो ये बात आपको समझ में आ रहा है कि अगर v का वैल्यू कम आएगा तो 1/v का वैल्यू ज्यादा आएगा। अगर v का वैल्यू कम आया तो कम आता है तो 1/v का वैल्यू ज्यादा आएगा। सो 1/4 1/2 कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा? 1/2 1/2 1/2 का वैल्यू ज्यादा होगा। यहाँ पर v का वैल्यू होता है 4, यहाँ पर 2। तो v का वैल्यू कम होता है तो 1/v का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर v का वैल्यू है 4, v का वैल्यू है 2। तो 1/v का वैल्यू कितना आएगा? 1/4, यहाँ पर 1/2। तो 0.25 आएगा 0.5। सो इसका वैल्यू ज्यादा होगा। सो v का वैल्यू जितना कम होगा 1/v का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। सो अगर p का पहला पॉइंट यहाँ पर आया था तो v का वैल्यू नीचे बहुत कम आना चाहिए, तो 1/v का वैल्यू बहुत ज्यादा आना चाहिए। सो व्हेन p was very high then the 1/v will be very high. The volume decreases, the value of the volume decreases, so that the 1/v, the inverse of the reciprocal of the volume,
ऑलवेज इंक्रीजेस। ओके, क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मैंने ग्राफ ड्रॉ करा, तो इसको पॉइंट में लिया था, तो केस ये वाला पॉइंट आ जाएगा या नहीं? ओके, तो पहला पॉइंट ऐसा आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो सेकंड, प्रेशर का वैल्यू थोड़ा डिक्रीज किया, यहाँ पर वॉल्यूम का वैल्यू भी 1/v का वैल्यू भी थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, तो इसका पॉइंट क्या ऐसा आएगा? क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है, हाँ या नहीं बच्चों? बताओ। Yes, आपके बताने से ही मैं आगे बढ़ूंगा या सर हाँ? क्या समझ में आ रहा है या नहीं? कोई दिक्कत है? नहीं सर, समझ में आ रहा है सर। ओके, सो पी का वैल्यू थोड़ा और डिक्रीज कर लूं तो क्या ये पॉइंट ऐसा आएगा? तो ऐसे करते हुए अगर मैं आ जाऊंगा नीचे की तरफ, आ जाऊंगा तो क्या होगा? तो स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ कर लूं तो ये ओरिजिन को टच करेगा या नहीं? क्या ये ओरिजिन को टच करेगा या नहीं? yes, sir. So is this the equation of y is equal to mx? Is not the equation of y is equal to mx? अरे हाँ या नहीं? Yes, sir. तो ऐसे ही ग्राफ को ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, तो क्या आप ये ग्राफ सॉल्व कर पाएंगे? यस सर। ओके, सो तो चलो चलते हैं। सो देखो, इसका टेम्परेचर वेरिएबल, तो पी के अगर ये टेम्परेचर प्रेशर की तरफ ये ग्राफ यहाँ पर ऊपर में आएगा तो हाई टेम्परेचर का आएगा, अगर यहाँ पर नीचे में आएगा तो लो टेम्परेचर का आएगा। अरे सब बात समझ में आ रहा है? तो ये वाला टेम्परेचर T1, सपोज ये वाला टेम्परेचर T2, सपोज ये वाला टेम्परेचर T3। सो हियर T1 इज ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T3। सो क्या ये बात आप याद रखेंगे? यस सर। ओके, भूलना नहीं बच्चों, जेई में या नीट में हमेशा एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। ओके, हमेशा। सो दूसरा वाला ग्राफ, तो पीवी वर्सेस पी का ग्राफ क्या होगा? मुझको नहीं बताना, आपको मालूम करना है पीवी वर्सेस ग्राफ, पी का ग्राफ क्या होगा। ये ए था, ये मेरा बी, ये मेरा सी, ये मेरा डी। तो पीवी वर्सेस पी का ग्राफ कौन सा ग्राफ होगा? पीवी वर्सेस पी का ए क्या? ओके, सो चलो थोड़ा ध्यान में लेते हैं। तो P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बाय V, सो दैट मींस P इंटू V इज इक्वल टू क्या आया था मेरा? तो y एक्सिस में किसको लिया था मैंने? PV को। सो हियर PV इज इक्वल टू y, सो y का वैल्यू कितना आया? कांस्टेंट। अरे हाँ या नहीं? तो जगह अगर एक वेरिएबल एक पर्टिकुलर ऊपर वाला टेम्परेचर होगा हाई टेम्परेचर, ओके सॉरी लो टेम्परेचर। यहाँ पर नीचे वाला टेम्परेचर जो पी की तरफ टेम्परेचर आएगा उसको हम कहेंगे कि क्या टेम्परेचर कहेंगे? इसको हम हाई टेम्परेचर कहेंगे। ओके, तो ग्राफ से जो नीचे जा रहा है उसका टेम्परेचर हाई है, जो ऊपर जा रहा है उसका टेम्परेचर लो है। ओके, तो यहाँ पर अगर इसको मैंने T1 लिख लिया, यहाँ पर T2, इसको मैंने T3 लिख लिया, तो यहाँ पर T1 इज लेस देन T2 एंड T2 इज लेस देन T3। टेम्परेचर का कंडीशन कुछ ऐसा ही आएगा। क्या ये बात आपको याद रखेगी? यस सर। यस सर। यस सर। Relationship between the density and pressure. Okay, you know that pressure is equal to P is equal to 1/V. So P is equal to some m का मतलब होता है मास। ओके, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सो दैट मीन्स व्हाट विल बी द वॉल्यूम? वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। वी नो दैट PV इज इक्वल टू K, दैट मीन्स P इंटू V के जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ? m/d। तो V के जगह मैंने यूज किया m/d इज इक्वल टू K। ओके, तो V के जगह अगर m/d का वैल्यू मैंने यूज किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? सो दैट इंप्लाइज P
इज इक्वल टू कितना आएगा? सो डी बाई एम इंटू के या नहीं? यहाँ पर m बाई डी था, इधर आएगा तो d बाई एम हो जाएगा या नहीं? तो यहाँ पर k भी एक कांस्टेंट था, m भी एक कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा? d इंटू सम कांस्टेंट k बाई एम, कांस्टेंट बाई अनदर कांस्टेंट इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट. सो p विल बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू सम कांस्टेंट. अरे हाँ या नहीं? Yes, So that sir. implies you know that y, if y is proportional to x, then y is equal to some constant into x. That means if y is equal to some constant into x, क्या मैं इसको लिख सकता हूं y is proportional to x? लिख सकता हूं या नहीं? क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं? अगर आपको ये मालूम है कि अगर y is proportional to x, तो y is equal to some constant into x. अगर if y is equal to some constant into x, क्या मैं इसको लिख सकता हूं y is proportional to x? कोई गलत चीज हो जाएगा या क्या? नहीं ना. तो p similarly p is equal to d into some constant into d. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं p proportional to d? अरे हाँ या नहीं? Yes, sir. क्या ये बात आपको समझ में आ गया? Yes, sir. यस. सो ठीक है. सो यहाँ पर m था कांस्टेंट. ओके. सो थोड़ा इरेज कर लेता हूं ताकि आपको बात ये समझ में आ जाए फिर से. ओके. सो कांस्टेंट इनटू d, दैट मींस प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट. तो ये कैसे होता है? कौन सा कंडीशन में होता है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट में होगा. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट में होगा तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द गैस. ओके. सो बच्चों क्या हुआ? कौन? What happened? Students, what happened? Okay, so देखो बच्चों एक अब फिर से अनाउंस कर रहा हूँ कि आपका केटीएससी का एग्जाम होगा 23rd में. ओके. उससे पहले 20 मई में होगा आपका मॉक टेस्ट. ओके. सो थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं. ये वाला क्वेश्चन आपको समझना है. ओके. आपको पहले ये वाला क्वेश्चन को लिख लेना है. दूसरे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे. ओके. कैसे हम क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर सिर्फ मैं एक हिंट देता हूँ. ओके. हियर द एट व्हेन टेम्परेचर, यहाँ पर देखो टेम्परेचर का कांस्टेंट होगा. ओके. एट रूम टेम्परेचर का मतलब, यहाँ पर एट रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है. ओके. मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ देखा कि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है. ओके. तो आपको मैं हिंट दे रहा हूँ. यहाँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? बॉयल्स लॉ होता है. तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है. तो पीवी का वैल्यू कांस्टेंट होता है. तो पीवी का वैल्यू कांस्टेंट का मतलब P1 V1 का वैल्यू बराबर होता है P2 V2 के बराबर. सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. सो ये वाला फार्मूला आपको यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ओके. Sir, 11.3 liters. ओके. इसको हम आप नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे. ओके. ओके. सो दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ. दूसरा वाला क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा लिख लो. दूसरा वाला क्वेश्चन चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका. ये सेकंड वाला क्वेश्चन होता है और ये तो फर्स्ट वाला था. ये हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है. इसको थोड़ा लिख लो. ओके. इधर लिख लो और स्क्रीनशॉट में ले लो. ओके. द वॉल्यूम ऑफ द सर्टेन मास ऑफ ए गैस इज 1.6 decimeter cube and the pressure is kilonewton per meter square. Okay. So calculate the volume of the gas if the pressure is changed to इतना at same temperature. यहाँ पर लिख लिया है, ऑलरेडी लिख लिया है सेम टेम्परेचर. सेम टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट. ओके. हिंट दे रहा हूँ, टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट हुआ तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो उसका मतलब क्या हुआ? P1 V1 का बराबर आ जाएगा P2 V2 के. ओके. तो इतना आ जाएगा. तो इसको सॉल्व करें तो आपको आंसर आ जाएगा. ओके.
सो ये क्वेश्चन मुझको बता दो, आंसर बता दो। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये अभी हमको आपको बताना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इज, कौन सा लो? बॉयल्स लॉ। ये तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन था। सो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उसको आपको सॉल्व करना है। अगर अभी इसी क्लास में कुछ भी चीज आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनी डाउट स्टूडेंट्स? एनी डाउट्स फ्रॉम दिस क्लास? नो सर। ओके, सो सर आइसोथर्म समझ में नहीं आया। आइसोथर्म समझ में नहीं आया? तो आइसो का मतलब देखो, यहाँ पर हम मतलब से बात करेंगे। आइसो का मतलब होता है सेम, ओके। सो यहाँ पर जो थर्म का मतलब होता है, थर्म का मतलब होता है, उसका मतलब होता है टेम्परेचर, ओके। ये दोनों ग्रीक वर्ड है। तो आइसो का मतलब ग्रीक में आइसो, हम जिसको सेम बोलते हैं ग्रीस में उसको हम आइसो कहते हैं, और जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं ग्रीक में उनको हम टेम्परेचर थर्म कहते हैं, ओके। सो आइसोथर्म का मतलब क्या हुआ, इसको हम ब्रेक करें तो सेम टेम्परेचर आएगा, ओके। जो भी ग्राफ हमारा ड्रॉ होगा अगर उसका टेम्परेचर सेम होगा, अगर P का V में यहाँ पर P और V के बीच में वेरिएबल मैंने ले लिया तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट लेकर ये वेरिएबल लिया था, तो यहाँ पर जो भी ग्राफ ड्रॉ होगा तो वो एक आइसोथर्म का ही ग्राफ होगा। दैट मीन्स ऑल द ग्राफ्स which are drawn at a constant temperature are called as the graphs of isotherms। का क्या अभी ये बात आपको समझ में आया या नहीं? यस सर। ओके, यस बराबर समझ में आ गया ना? यस सर। ओके, सो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस ऑनलाइन क्लासेस, ओके। सो थैंक यू। KTSE is waiting on 23rd, okay। Again repeating, KTSE is waiting on 23rd, okay। You must have to represent yourself and try to be a scholar। So thank you, see you in my next class with Thank you, sir. with this one। किसके साथ आएगा हम? with आएगा चार्ल्स लॉ, okay। So in next class we will discuss about Charles law। So thank you, see you in next class। थैंक यू सर। Thank you, sir.